हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट अर्थात ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फर्स्ट, रिया अक्सर कक्षा 5 की अपनी ईवीएस कक्षा में पूछताछ और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करने के पीछे उसका लक्ष्य किस चीज में सुधार करना है? अवलोकन कौशल में, भावनात्मक कौशल, सूचीकरण कौशल या फिर चिंतन कौशल? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात चिंतन कौशल में विकास करना है। पूछताछ और कल्पनाशील प्रश्न जो है चिंतन के माध्यम से, कौशल के माध्यम से किए जा सकते हैं। प्रश्न पूछने में रिया छात्रों से चिंतन कौशल में सुधार करेगी। छात्रों में चिंतन कौशल का विकास उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, बच्चे में एक्टिव होता है बच्चा अगर अपने थॉट के माध्यम से नए नए क्वेश्चन पूछता है और डिस्कशन करता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस शिक्षा नीति ने ग्रामीण विद्यालय मॉडल के निर्माण का आह्वान किया था? कौन सी शिक्षा नीति है जो ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण का आह्वान किया? तो एनपीई 1986, एनपीई 1992, एनपीई 1987 और एनपीई 2019। तो कौन सी शिक्षा नीति है? अर्थात एनपीई जो है 1986 के माध्यम से ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का आह्वान किया गया था, जिसमें भारत में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेता महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का निर्माण का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एनसीएफ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के लिए असुविधा का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो स्कूल तक लंबी पैदल यात्रा करना, भारी स्कूल बैग, पढ़ने या लिखने के लिए सहायक पुस्तकों सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात एनसीएफ के अनुसार बच्चों के लिए असुविधा का एक सामान्य स्रोत कौन सा नहीं है? तो लंबी यात्रा करना, पैदल यात्रा करना, स्कूल बैग और पढ़ने लिखने के लिए सहायक पुस्तकों एवं बुनियादी सुविधाओं का अभाव जो है, सभी ऑप्शन जो है असुविधाजनक नहीं है, सभी सुविधाजनक हैं। बच्चे सभी समस्याओं से और सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो रक्तहीनता के आधार पर छात्रों को बताने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? रक्तहीनता के आधार पर, ठीक है, उन्हें हरी एवं पत्तेदार सब्जियां खाने को कहना, विषय से संबंधित एक वीडियो दिखाकर बताना, उन्हें रक्त का घटक बताना, या फिर शिक्षक उन्हें एक रक्त रिपोर्ट दिखा सकते हैं और बच्चों के बीच चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो रक्तहीनता के बारे में बच्चों को बताने का सबसे अच्छा तरीका जो है वह एक टीचर उन्हें एक रिपोर्ट, रक्त की रिपोर्ट अर्थात ब्लड रिपोर्ट जो आती है उसको दिखा सकता है और बच्चों के बीच में उसके बारे में चर्चा कर सकता है, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित नियमों में कौन सा अंतर्दृष्टि शिक्षण की गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित नहीं? गेस्टाल्ट थ्योरी से कौन सा संबंध नहीं रखता है? निकटता का नियम, सेट का नियम, समानता का नियम, समापन का नियम। ठीक है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो सेट का नियम जो है अंतर्दृष्टि के गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद हम लोग जान लेते हैं कि समानता, निकटता, समापन और सेट का नियम होता क्या है आखिर। ठीक है, तो सेट और व्यक्तित्वों का नियम जो होता है, यह नियम शिक्षण के थॉर्नडाइक नियम 5 अधीनस्थ नियमों में से एक माना जाता है और इस नियम के अनुसार शिक्षण जीव के संपूर्ण सेटों व्यक्तित्वों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। समानता का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार जो है समान विचार एवं अनुभव एक साथ जुड़े रहते हैं। और निकटता का नियम जो कहता है कि अवधारणात्मक समूहों को उनको संबंधित भागों की निकटता के आधार पर अनुकूलित किया जाता है और आइटम समूह बनाया जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है आपस में और एक साथ उनको रखा जाता है। ठीक है, यह निकटता के नियम के आधार पर होता है। और समापन का नियम यह कहता है कि मस्तिष्क अपनी संपूर्ण संभावनाओं के रूप एवं आंकड़े जो होते हैं उसको समझना चाहता है या समझाना चाहता है। ठीक है, तो आपने सभी नियमों को जान लिया, इनको अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? जागरूकता का अभाव। क्षरण होना मतलब एक हिसाब से, जैसे मान लो एक जमीन जो है उसकी हाइट जो है, मान लो ये जमीन का लेवल है, उसकी हाइट इतनी ऊंचाई तक है, जब पानी इसमें पड़ता है तो जमीन कटती जाती है, वही क्षरण बोला जाता है। ठीक है, और उसका लेवल जो है, हाइट उसकी कम हो जाती है। तो पर्यावरण के क्षरण के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जागरूकता का अभाव, अनियोजित शहरीकरण, जंगली
जानवरों का प्रयोजन ए और बी दोनों। तो कौन सा जिम्मेदार है पर्यावरण क्षरण के लिए? तो ए और बी दोनों जिम्मेदार हैं। अर्थात जागरूकता का अभाव, लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको चीज़ों को जानकारी नहीं होती है। अनियोजित शहरीकरण, मतलब शहरीकरण तो हो रहा है, लोग शहरों में जाकर बस रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्लानिंग तरीके से प्लान्ड वे में नहीं बसाया जा रहा उनको। कोई कहीं भी अपना घर बना रहा है, ना तो नाली की व्यवस्था, ना तो सड़कों की व्यवस्था, ना बिजली पानी खंभे, किसी की व्यवस्था नहीं, तो प्रॉपर तरीके से उनको प्लान्ड वे से बसाया नहीं जा रहा है। इसकी वजह से जो पर्यावरण के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके उनको समस्या का पालन कर मतलब समस्या झेलनी पड़ती है। अब पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूकता की कमी के कारण पर्यावरण क्षरण होता है, और जनसंख्या के असंतुलित होने से शहरीकरण अनियोजित होता है। जनसंख्या असंतुलित होती जाती है और जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और शहरी क्षेत्रों में तेजी से निर्माण के कारण जंगलों को काटा जाता है। मतलब लोग बाग शहरी क्षेत्रों में तेजी से जाकर वहां पे बस रहे हैं, जिसके वजह से जो वहां पे पेड़ पौधे हैं उनको तेजी से काटा जा रहा है और वहाँ पे नए नए घर बनाए जा रहे हैं। और जंगली जानवरों का प्रजनन किसी भी तरीके से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जो है पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सा समूहीकरण के विचार पर केंद्रित है? समूहीकरण के विचार पर कौन सा केंद्रित है? कार्ल रोजर्स का प्रयोगवादी अधिगम, बीके स्किनर्स का ऑपरेटिंग कंडीशनिंग अवधारणा, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम का गेस्टाल्ट अवधारणा, या फिर अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक अधिगम अवधारणा, ठीक है ना। समूहीकरण के विचार पर कौन सी केंद्रित है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम की गेस्टाल्ट अवधारणा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सामूहिकरण के विचार पर केंद्रित होती है। और गेस्टाल्ट के अनुसार इन्होंने बताया था कि अधिगम जो है व्यवहार का संगठन होता है और पुनर्संगठन भी होता है, जो कि परिपक्व जीव एवं उसके वातावरण के बीच मेलजोल से विकसित होता है। और अंतर्दृष्टि जो है न्यूनतम 3 कारक जो होते हैं, वाहक, लक्ष्य और अवरोध की पारस्परिक परिस्थितियों के मध्य संबंध का परिकल्पना होती है, और यह एक अल्फा अनुभव होता है और समझ का बोध अचानक आ जाता है। इस अवधारणा को इसके घटक जो होते हैं भागों का अध्ययन करके समझा नहीं जा सकता, बल्कि इसका संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जाना आवश्यक होता है। गेस्टाल्ट अवधारणा समूहीकरण के विचार पर केंद्रित होती है और समूहीकरण की क्षमता को निर्धारित करने के 3 कारक माने गए हैं। पहला है आपका समीपता, दूसरा समानता, तीसरा निकटता और चौथा है सरलता, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, गेस्टाल्ट जी ने क्या कौन सी बातें बताई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसी चयनित समस्या या फिर विषय के विभिन्न पहलुओं पर श्रोताओं के भाषणों एवं उसकी राय को उचित तरीके से पढ़कर श्रोताओं को प्रस्तुत किए गए चर्चा के रूप में पहचान करें। तो पैनल चर्चा, संगोष्ठी, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर अनौपचारिक चर्चा, ठीक है। तो संगोष्ठी बोला जाता है, अर्थात किसी चयनित समस्या को या फिर विषय के विभिन्न पहलुओं में श्रोताओं के भाषण या फिर उनकी राय को उचित तरीके से श्रोताओं को प्रस्तुत करना जो है संगोष्ठी कहलाती है। और भी हम कुछ जानकारी दे देते हैं आप लोग को कि पैनल चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग और अनौपचारिक चर्चा क्या होती है। आप बेसिक अच्छे से आप लोग अपनी भाषा में समझिए। संगोष्ठी क्या होती है? सबसे पहले तो संगोष्ठी में जो है प्रतिभागी जो है दर्शकों के सामने किसी चयनित विषय या फिर समस्या के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय को भाषणों के माध्यम से या फिर विचारों को उचित ढंग से पढ़कर रखते हैं। पैनल चर्चा जो होती है, इस चर्चा में जो है जिसमें चयनित व्यक्तियों का समूह होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा जब इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है तो एक पैनल बनाया जाता है, 4 से 5 लोगों की एक टीम होती है, उसमें एक मेन हेड होता है, उसका चेयरपर्सन होता है, बाकी और 4-5 लोग बैठे होते हैं उसमें, उन्हीं को पैनल चर्चा बोला जाता है, ठीक है। और विविधता के कारण पर्याप्त बड़ा एवं अर्थपूर्ण चिंतन के लिए पर्याप्त रूप से छोटा एवं मध्य चर्चा की जाती है। पैनल में व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो भी उन्हें पैनल में जो भी लोग बैठे रहते हैं वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं, ठीक है। उन्हीं को पैनल में रखा जाता है, उनकी टीम में रखा जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? इसमें प्रतिभागी जो है समूह से किसी विषय या उसकी समस्या पर अपने विचार देने के लिए कहा जाता है, जिसमें चर्चा के अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होने से कहीं अधिक ध्यान सुझावों पर दिया जाता है, ठीक है ना। बच्चे अपने सुझाव प्रस्तुत करें। अनौपचारिक चर्चा क्या होती है? चर्चा बातचीत के लिए होती है। इसमें चर्चा के बाद हमें परिणाम
प्राप्त नहीं होता। अनौपचारिक हम लोग जैसे जनरली बात करते रहते हैं, अनौपचारिक चर्चा होती है। तो ये आप लोगों ने सभी मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं सबके बारे में जानकारी हासिल कर ली। पैनल, संगोष्ठी, ब्रेनस्टॉर्मिंग और अनौपचारिक चर्चा क्या क्या होती है, उनके बीच में आपस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इस पे लिखा हुआ है कि रमन एक ईवीएस शिक्षक है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट का वो एक टीचर है जो अधिकांश विषयों को पढ़ाते समय छात्रों को अपने स्वयं के अनुभवों को बताने की तकनीक को महत्व देते हैं, जबकि यह दर्शाता है कि वह कक्षा में सभी छात्रों को व्यस्त रखना चाहता है या फिर छात्रों को शिक्षा में वृद्धि करना चाहता है, वह छात्रों के संचार कौशल को विकसित करना चाहता है, वह छात्र के बारे में परिचित होना चाहता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह छात्रों की शिक्षा में वृद्धि करना चाहता है, इसीलिए जो है छात्रों को अपने अनुभवों को बताने के विषय को अपनी अनुभवी दुनिया में सहसंबंध करने एवं सीखने में मदद मिलती है। अपने अनुभव का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका जो है कहानी कहने का तरीका होता है। इसमें छात्र कहानी के रूप में अपने अनुभव बताते हैं जो आगे के अन्य शिक्षार्थियों के बीच रुचि पैदा करते हैं और साथ ही कथाकार एवं छात्रों की याद करने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके कहानी के माध्यम से ही नई नई चीज़ों को सिखाया जाता है। बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और पूरी क्लास में वो बच्चे से अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी रुचि आती है, उनको मज़ा भी आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। शीला ये एक शिक्षक है, किसके माध्यम से अपने छात्रों में खराब ग्रेड के कारणों का पता लगाने के लिए एक टेस्ट तैयार करती है। उपलब्धि परीक्षण, निपुणता परीक्षण या फिर योग्यता परीक्षण या फिर नैदानिक परीक्षण। तो शीला जो है नैदानिक परीक्षण के माध्यम से छात्रों के खराब ग्रेड का कारण पता लगाने के लिए एक टेस्ट तैयार करती है। अब ये परीक्षण होते क्या हैं, क्या क्या हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नैदानिक परीक्षण जो होता है इसमें प्री मूल्यांकन का एक रूप होता है जो शिक्षक को निर्देशन के पहले छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों, उनकी छात्रों की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ज्ञान एवं कौशल को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है। मुख्य रूप से इनका प्रयोग जो है छात्रों की कठिनाइयों का निदान करना, पाठ पढ़ना और पाठ्यक्रम योजना के लिए किया जाता है। और शिक्षा में इसका प्रयोग जो है शिक्षण की कठिनाइयों एवं शिक्षार्थियों की कमियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यह नैदानिक परीक्षण इसलिए आवश्यक होता है। हमने आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे दी। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।